अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सिर्फ और सिर्फ एक सवाल पूछने पर जालिम बेटे ने अपनी 60 साला माँ को कुल्हाड़ियों के वार करके टुकड़े टुकड़े कर दिया। ये बदबख्त शख्स था और ऐसा गंदा शख्स था जो ये नामराद शख्स अपनी माँ को कत्ल करके इस दुनिया में इबरत का निशान बन गया। ये वाकया थाना सदर लाला मूसा के गांव मोजिया गज्जू का है, जहां ये मजकूरा खातून अपने शादीशुदा बेटे के घर गई कि शाम 7:15 बजे के करीब जब उस बेटे की मां ने ये पूछा कि तुम अपने ससुराल वालों की शादी में क्यों नहीं गए। बस इतना ही कहना था कि बेटा तैश में आ गया और करीब पड़ी कुल्हाड़ी उठाकर अपनी मां पर सीधे कुल्हाड़ी के वार करने शुरू कर दिए। 60 साला नसीम बीबी की इन बूढ़ी हड्डियों में कहाँ इतनी सकत थी कि वो इस तरह से कुल्हाड़ियों के वार बर्दाश्त कर पाती। खातून शदीद मजरूब हालत में जमीन पर गिर पड़ी और मौका पर ही दम तोड़ गई। मकतूला का बेटा ये जुर्म अंजाम देने के बाद मौका से कामयाबी के साथ फरार हो गया, मगर बदर साहब इस मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कमर कस चुके थे और बदर साहब ने टीम तश्कील दी, जिन्होंने इस मुलजिम को पाकिस्तान के सबसे गुंजान आबादी वाले शहर कराची में जाकर दबोच लिया। 19 इस नामराद शख्स ने अपनी जन्नत ਨੂੰ उजाड़ दिता। ये बदबख्त शख्स था और ऐसा गंदा शख्स था कि जिसने ऐसा वकूआ किया जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। ना ही तो इसकी वालदा की कोई ऐसी उम्र थी कि उसके किरदार पे शक किया जाता, ना ही उसकी ममता पे शक किया जा सकता था। बस ये बदनसीब शख्स था, शायद अल्लाह ताला ने इसको सज़ा देनी थी और ये नामराद शख्स अपनी माँ को कत्ल करके इस दुनिया में इबरत का निशान बन गया। मैं जब इधर तैनात हुआ तो मेरे से पहले काफ़ी पुलिस अफसर कोशिश कर चुके थे इसको गिरफ़्तार करने की और उसमें कई तरह की रुकावटें हाल हो रही थी। तो मैंने अपने सारे अमला को बुलाया, उनसे मीटिंग की। मैंने कहा इस नामराद शख्स को जिसने अपनी माँ को कत्ल किया, ये समझ ले कि इसने मेरी माँ को कत्ल किया है। ये हर बंदा ही समझे कि इसने मेरी माँ को कत्ल किया है और इसका पीछा करें और इसको अपने अंजाम तक पहुँचाएँ। तो कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी जो हमने पुलिस अफसरों ने मेहनत करके आपस में कोऑर्डिनेट करके वो पैसे इकट्ठे किए। ज़ाती गिरा से हमने वो पैसे इकट्ठा करके, वो मुदई अयात है चूँकि वो भी इसका भाई है, मैं तो उसको भी इतना अच्छा नहीं समझता कि जिसकी माँ को इसने मार दिया ये उसे माफ़ करे। वो माफ़ करने के चक्कर में है, मेरे ज़हन के मुताबिक तो वो भी नामराद है। जब तक वो गिरफ़्तार नहीं होते मुदई मुकदमा हमारी शिकायतें करता रहता है कि पुलिस ने ये कर दिया, ये पकड़ नहीं रही, ये मुलज़म से मिल गए हैं। जब वो पकड़ा जाता है तो अगला हल वो ही होता है, वो नहीं मेरी वालदा को मार गई वो तो आ नहीं सकती, तो क्यों ना मैं अपने भाई को माफ़ कर दूं। कभी भी किसी भी कातिल को इतनी जल्दी माफ़ नहीं करना चाहिए। मेरे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़िया हुक्म फरमाया है कि माशरे का जो तवाज़न है वो सज़ा से बनता है, कभी भी वो माफ़ी से नहीं बनता। माफ़ी देना बहुत बड़ा अमल है, लेकिन वो सज़ा से माशरा तकमील को पहुँचता है, या उसमें बराबरी आती है, या उसमें इंसाफ का तवाज़न कायम होता है। तो ये लोग माफ़ करके ये कह देते हैं हमने अल्लाह को राज़ी किया। मेरा अल्लाह सबसे ज़्यादा राज़ी होता है जब कोई कातिल सज़ा होता है। और हमने अपनी जेब से पैसे इकट्ठे करके कुछ मैंने किए, कुछ नासिर खान साहब ने किए और कराची ये रवाना हो गए। और वहाँ जाकर जिस तरह इनकी अल्लाह ने मदद की वो नासिर खान आपको खुद बताएगा। ये थे जी हमारे साथ SHO थाना सदर सगीर बदर साहब। जो गिरफ्तारी का अमल है ये किस तरह से कराची जाकर एफर्ट की गई और किस तरह से ये क्लू मिला कि मुलजिम इस वक्त कराची में मौजूद है। जो इस केस के आईओ हैं नासिर साहब, उनसे मिलते हैं और उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। जी नाजरीन, अभी जैसे ही SHO साहब के कमरे से हम बाहर निकले हैं तो थाना में ही हमारी जो इस केस के आईओ हैं नासिर खान साहब जो सब इंस्पेक्टर हैं, उनसे हमारी मुलाकात हो गई। इनसे यहीं पे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, ये जो केस है इसमें आपकी बहुत सारी एफर्ट पता चली हैं, इसमें आपने कैसे क्लू हासिल हुआ, कैसे सुराग लगा और कैसे आप इस मुलज़म तक पहुँचे? मैं रिसेंटली यहाँ पे तैनात हूँ, तकरीबन मैं 21 तारीख को यहाँ पे आया हूँ। तो कबल जी आज सगीर साहब मेरे साथ कुलीग रहे हैं, मेरे SHO भी एक दफ़ा रहे हैं, 2 दफ़ा। तो मेरे आते ही उन्होंने मुझे कहा ये टारगेट है आपका, इसको आपने अचीव करना है। एक तो ये उनका था, दूसरा जिस वक्त मैंने ये मिसल पढ़ी उसमें वालदा का नाम आया तो फिर मैं ख़ुद जज्बाती हो गया।
یہ کتنا خبیث آدمی ہے جس نے یہ اتنا گنونا جرم کیا ہے. اس میں مثل پڑھنے کے بعد پتہ چلا اس کی لاسٹ لوکیشن جو ہے کراچی کی ہے. اس کے بعد میں ان کے گاؤں گیا, وہاں سے پتہ کیا یہ کیا اس کا کلیہ وغیرہ جو کچھ بھی ہے یا جس کا اسٹیٹس کیا ہے. تو خیر گاؤں سے بھی کوئی معقول بات نہیں ملی, لیکن یہ بات مجھے مل گئی کہ یہ بچہ جو ہے جب بچہ تھا 12-13 سال کا تو یہ کراچی چلا گیا تھا, وہیں مل میں کام کرتا تھا, اس میں تولیہ فیکٹری ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی کلیو نہیں تھا. وہ بس اللہ کا نام لیا اور نکل پڑے یہاں سے. تو ہم یہاں سے نکلے صبح کے وقت نکلے, وہاں کراچی پہنچ گئے, ہم دوسرے دن پہنچے. وہ فیکٹری کے پاس ہم چلے گئے. فیکٹری وہاں پہ جو باہر ہوٹل تھے ایک آدھ, ان سے میں نے یہ نہیں بتایا پولیس آفیسر ہوں, لیکن میں نے سندھی میں ان سے بات کی. ماں سے انہیں کچے ہو تو ماں ملنو آئے ماں ان سا چھانل تھس تصور سا یہ ملی ویندو ونجو ماں پان ٹھائی ہے فیکٹری ان جی تولیہ فیکٹری ہن لائے موقع چاہیے. انہوں نے مجھے نا ایک ہوٹل والا تھا لڑکا ہی, وہ سندھ کا ہی تھا, تو اس نے مجھے کہا بھائی اس نام کا لڑکا ادھر ہے لوم میں ہے, لوم پہ کام کرتا ہے. اس میں پھر ہم نے ایک دن پورا گزر گیا, باہر نہیں نکلا. بعد میں پتہ چلا وہ فیکٹری کے اندر ہی رہائش دی ہوئی انہوں نے, باہر آتے ہی نہیں. میس بھی اندر ہے, کبھی کبھار کوئی دوست وغیرہ آ جائے تو پھر باہر نکلتے ہیں. یہ کوئی 24 گھنٹے یہ کام کرتے ہیں. وہ ایک دن بھی گزر گیا, کوئی نہیں. دوسرا دن بھی گزر گیا. دوسرے دن شام تک بیٹھے رہے ہم باہر ہی, لیکن گرمی بھی وہاں کافی تھی, لیکن پھر بھی ہم اس میں 24 گھنٹے ڈیوٹی دے رہے تھے آپ؟ 24 آور. بھائی کسی وقت رات 12 بجے تک تو کراچی پتہ آپ کو زندہ جاگتا رہتا ہے, تو کسی وقت بھی نکل سکتا ہے. نیکسٹ ڈے جو ہے نا وہاں پہ ہمیں پتہ چلا وہاں بدھ بازار لگتا ہے. یہ جو جتنے فیکٹری والے ہیں نا یہ جاتے ہیں وہاں چھوٹی موٹی خریداری اپنی کرتے ہیں. تو ہمیں یہ انشاءاللہ یقین ہو گیا کہ آج یہ ضرور نکلے گا. یہ تقریباً 4:30 بجے تک نا وہ بچہ دوڑتا ہوا میرے پاس ہے, مجھے کہتا ہو بندہ اندر آ کے بیٹھا ہوا ہے. وہ میں چلا گیا, میں اس سے ملا اندر ادھر ہوٹل میں ہوٹل میں ملا. اتنے میں میرے 2 کانسٹیبلس ہیں آفیسر, وہ بھی آ گئے. ہم نے اس کو پھر پنجابی میں بتایا کہ اسی لالے مجھ سے تو آئے ہیں تو تشریف لایا. وہ اس کو ہم نے گاڑی میں ڈالا. وہاں سے پھر ہم رکے نہیں, میں بھی یہ ہمارا پیچھا کرے. ہم وہاں سے نکلے تو ہم نے آ کے صادقہ آباد آ کے سا کڈیا, اتوں روٹی کھائے تو پھر واپس آئے. جی ناظرین, اس خطرناک اور شاطر ملزم تک کس طرح رسائی حاصل کی گئی اور کیسے جا کر انتھک محنت کے ساتھ اس کو گرفتار کیا گیا, یہ تمام تفصیلات آپ نے سنی. اسی طرح انسپیکٹر صغیر بدر صاحب اور سب انسپیکٹر ناصر خان کی طرح اگر افسران جانفشانی اور فرض شناسی سے اپنی خدمات, اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے رہے تو وہ دن دور نہیں جب یہ علاقہ جرائم سے پاک ہوگا. اس کے ساتھ اپنے میزبان علی اکبر اور توصیف عزیز کو دیجیے اجازت. آپ سے پھر ہوگی ملاقات. اللہ حافظ.